ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ सृष्टि उपाध्याय। तो आज हम फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मेनली 2 मार्क्स के आते हैं। तो लेट्स डिस्कस, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ एग्जाम्पल। प्रबल विद्युत अपघट्य तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण सहित समझाइए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं या डिसोसिएट हो जाएं आपके एक्वस सॉल्यूशन में, वो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या हो गया या क्या बोलता है? ऐसे सब्सटेंसेस विच कंप्लीटली आयोनाइजेस और डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड हेंस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अपने आयंस को कंप्लीटली डिसोसिएट कर दे रहे हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली। जैसे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के? NaCl, HCl, H2SO4, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज या डिसोसिएट करते हैं आपके एक्वस सॉल्यूशन में। अब ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब ये उतने कंडक्टिंग नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? अ सब्सटेंसेस विच पार्शियली आयोनाइजेस और डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वीकली। ये वीक कंडक्टर होते हैं। तो जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए वीक इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन था। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What is specific conductance and state its unit? विशिष्ट चालकता क्या है और इसकी इकाई क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो कंडक्टिविटी बताता है इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो हम सिंपली बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जिसको हम कापा के से डिनोट करते हैं, ये कंडक्टेंस बताता है सॉल्यूशन का जो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता है, जिनका जो डिस्टेंस रहता है, एरिया रहता है, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है और वो 1 सेंटीमीटर दूर अपार्ट रहते हैं। तो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। इसकी अगर हम SI यूनिट की बात करें तो सीमेन पर मीटर के हिसाब से आता है। इसको हम माइक्रो सीमेन पर सेंटीमीटर इन्वर्स में भी हो सकता है। कई कंडीशन में हम इसको ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स में भी इसकी यूनिट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखिए। सो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है? ऐसे मास ऑफ द सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, चाहे वो कैथोड हो या एनोड के ऊपर हो। सो द मास ऑफ अ सब्सटेंसेस विच इज डिपॉजिटेड या लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपका कोई केमिकल सेल है, ठीक है, आपका एनोड और कैथोड लगा है, इसमें कोई मास है, तो इनके जो इलेक्ट्रोड के ऊपर में जो डिपॉजिट हो जाता है आपका मास ऑफ सब्सटेंसेस का, वो फैराडे फर्स्ट लॉ हमको एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन दिया है। सो द मास ऑफ अ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो ये डायरेक्टली क्या होता है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
Q, ठीक है। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारा ये Z आ जाता है। M यहाँ पे आपके मास को डिनोट करता है और Q आपका जो होता है वो चार्ज, जो कूलम्स में हम मेज़र करते हैं, और जो Z होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। सो विद दिस इक्वेशन हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, M इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। What is a salt bridge and write its two function? लवण सेतु क्या है और इसके दो कार्य क्या है, ठीक है। अगेन हम अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करें तो इनके बीच में, जैसे मान लीजिए 2 हाफ सेल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में हम एक यू शेप ट्यूब एक फिल करते हैं जिसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, KCl KCN टाइप का। इनका काम क्या होता है, ये जो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या रहता है, 2 हाफ सेल्स को जोड़ने का काम होता है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप ट्यूब है जिसमें आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपका KCl या KNO3 अगर जेल में हम इसमें पुट करते हैं, जिनका काम क्या है 2 हाफ सेल्स को जोड़ने का गाल्वेनिक सेल के अंदर में। अब इनके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैथोड और एनोड के बीच, मतलब बोथ हाफ सेल्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल आयंस का जो मूवमेंट हो रहा है उनके माइग्रेशन में हेल्प करता है, मेंटेन करके चलता है। सो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल्स बाय अलाउइंग आयंस माइग्रेशन, ठीक है। तो ये इसका पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, इट प्रिवेंट्स द अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एंड दस अलाउ कंटिन्यूअस करंट फ्लो। जो हमने फेरेडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में देखा कि हमारे इलेक्ट्रोड के बीच ऊपर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये चार्ज के एक्यूमुलेशन को कंट्रोल करता है ताकि जो हमारे आयंस है वो मूव प्रॉपर हो और जो कंडक्टिविटी है, करंट का जो फ्लो है वो भी कैसा हो, प्रॉपर हो। तो ये दो फंक्शंस हो गए आपके सॉल्ट ब्रिज के, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 क्या बोल रहा है, व्हाट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड राइट इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ये एक तरह का अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का, और अरेंजमेंट भी कैसा होता है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम ऑर्डर पे उसको अरेंज करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये आपका कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस, 1 मोलरिटी एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। वो सीरीज हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। सो द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जैसे तुम्हारा आ गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसी तरह आपकी पूरी सीरीज आते जाती है। तो जैसे जिंक, तो ये आपकी सीरीज होती है। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो जैसे जैसे मेटल्स जो आपके टॉप में होते हैं, ठीक है, जो सबसे ऊपर, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब। तो जो मेटल्स आपके टॉप में हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और जो टेंडेंसी होती है मेटल की ऑक्सीडाइज होती है, जैसे जैसे आप सीरीज़ में ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो उनकी जो ऑक्सीडेशन की जो टेंडेंसी है वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के बीच में हमको डिफरेंस निकालना है, प्राथमिक तथा द्वितीयक सेलों के बीच में अंतर लिखना है। तो जो प्राइमरी सेल्स होते हैं हम उसको कैन नॉट बी रिचार्ज, अगर वो एक बार हमने यूज़ कर लिया तो मतलब यूज़ किया, वो दोबारा हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। तो ये कैन नॉट बी रिचार्ज
और ये इरिवर्सिबल, मतलब आपने एक बार यूज़ कर लिया तो ख़त्म, ठीक है। अगर उसी वहीं पे अगर हम सेकेंडरी सेल का बात करें तो ये हम रिचार्ज कर सकते हैं और इसका जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। हम इसको मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट वापस आ जाता है बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होती है तो आप चार्ज कर लेते हो ना, वो उसी तरह का वो एग्जाम्पल ही है आपका कैसे सेकेंडरी सेल के। तो प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल क्या हुआ आपका, जैसे ड्राई सेल हो गया, एल्केलाइन बैटरी हो गया, ये वन टाइम यूज टाइप की बैटरीज है जो ख़त्म मतलब ख़त्म, इरिवर्सिबल रिएक्शंस यहाँ पे देता है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सेल्स में आपका जैसे लेड एसिड बैटरीज हो गए जो जनरेटर्स वगैरह में, इन्वर्टर्स वगैरह में यूज़ होती है, लिथियम आयन बैटरीज हो गई, ये आपके एग्जांपल्स हो गई सेकेंडरी बैटरीज की, सेकेंडरी सेल्स के, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स अभिक्रिया समझाइए क्या है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्शन जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म होता है, ऐसे रिडक्शंस को हम ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन का एक इक्वेशन देखें, ये ठीक है, Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu, तो ये कोई एक आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। इस कंडीशन में आपका देखिए जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है विद इन द केमिकल रिएक्शन। तो मतलब यहाँ पे साइमल्टेनियसली आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे दोनों एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं वो आपके कौन से रिएक्शंस कहलाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, FeZn और Fe2+, मतलब एक में आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी है जिंक का भी और आयरन का भी, ठीक है। विल द सेड रिडॉक्स रिएक्शन अकर और नॉट, हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर उसमें इस रिएक्शन में आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हमको रीजन भी बताना है, ठीक है। सो मैं फिर से एक बार हिंदी में क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। रिडॉक्स अभिक्रिया, ये रिएक्शन में आपका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है जिंक का आपको ये दिया हुआ है, और आयरन का क्या दिया हुआ है, -0.44 वोल्ट। ये यहाँ पे रिडॉक्स अभिक्रिया होगी कि नहीं, अगर होगी तो क्यों होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों होगी, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा दिया है, मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे रिएक्शन दिया है Fe प्लस Zn2+ एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या हो रहा है, Fe2+ और जिंक का निकाल दे रहा है। तो ये जो Fe, मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ Fe प्लस Zn2+ Fe2+ Zn, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो आयरन में हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिंक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और हमें जो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी थी, E0 दिया हुआ था जिंक के लिए भी और
आयरन के लिए भी, ठीक है। लेट्स सी क्या दिया हुआ था हमको, -0.76 वोल्ट और आयरन का जिंक का दिया हुआ था -0.76 वोल्ट और आयरन का दिया था -0.44 वोल्ट, ठीक है। हमको कैथोड का निकालना था। ठीक है, एक सेकेंड ना बस चेक कर लेते हैं। हाँ, जिंक का आपका 0.76 और आयरन का आपका 0.44, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर हमको किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, E0 इज इक्वल टू कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। अब हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो कैथोड में क्या हो रहा है, 0.6 वोल्ट माइनस 0.44 वोल्ट। जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इसको सॉल्व करते हैं तो इसका कुछ आता है 0.32 वोल्ट, ठीक है। अब हमको इसमें ये ध्यान देना है, अगर आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 मतलब ग्रेटर देन 0 है तो वो आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है या नेगेटिव में है तो वो आपको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर है मतलब वो कैसा स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो इस कंडीशन में जो हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव 0.32 वोल्ट। तो अभी हमने पढ़ा अगर E0 की वैल्यू 0 से या तो ये निगेटिव हो और ये पॉजिटिव, अगर निगेटिव होती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करता है, तो हमारा यहाँ पे आंसर निगेटिव में आ रहा है। तो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसीलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट भी किया गया है, यहाँ पे आपका किया तो आ गया, तो यहाँ पे रिडक्शन, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी है हमको चेक करना है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस में है तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। ये आपका पूरा यहाँ पे रीज़न दिया गया है जो हमने सॉल्व किया अभी, ठीक है। देखो आंसर यहाँ पे -0.3 वोल्ट आया है जो कि नेगेटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ये, ठीक है। Now let's move to the next one, question number 9, ठीक है। What is a zero order reaction and explain with an example। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है और उसको उदाहरण सहित समझाना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो कंसंट्रेशन के उसमें डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें जो रेट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया
ऑन प्लैटिनम सरफेस अगर हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर में वो करते हैं। तो देखिए अगर जो प्लैटिनम है एज अ कैटलिस्ट हम उसको यूज़ कर रहे हैं और उसमें अमोनिया डिपॉजिट हो रहा है, तो एक टाइम के बाद जो उसके जितने भी एक्टिव साइट्स हैं वहाँ पे अमोनिया ऑलरेडी क्या हो चुका है, एक्यूमुलेट हो चुका है, मतलब अब उसके पास एक्टिव साइट ही नहीं है। तो अब उसमें अगर आप इन गैसेस स्टेट में अगर आप अमोनिया डाल भी रहे हो तो उसका कोई यूज़ है नहीं, इसीलिए वो कौन सा ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो सिंपली लैंग्वेज में हम यही बोलते हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का, ठीक है। सो यहाँ एग्जांपल जो ये अमोनिया का प्लैटिनम सरफेस में दिया है, तो यहाँ पे जो सरफेस हो जाता है वो सैचुरेटेड होता है, जो रेट डिपेंड्स ओनली ऑन कैटलिस्ट, सिर्फ कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक्सप्लेन थ्रेशोल्ड एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है? तो थ्रेशोल्ड जो एनर्जी होती है वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, उतनी एनर्जी हमको चाहिए ही चाहिए ताकि वो रिएक्टेंट से क्या हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विच रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोसेसेस फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर, मतलब टू फॉर्म द प्रोडक्ट। मिनिमम एनर्जी जो आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेगा और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, और ये आपका किससे रिलेटेड रहता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगर हमको थ्रेशोल्ड निकालना है तो हम उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल का प्लस उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो विद दिस फॉर्मूला हम इजीली किसी भी मॉलिक्यूल की थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। एक्सप्लेन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, देखो कई बार बहुत रिएक्शंस हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो इजीली परफॉर्म नहीं होते, बहुत लंबे चलते हैं, मोर देन वन स्टेप परफॉर्म होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में होता है वो एक से ज़्यादा स्टेप पे परफॉर्म होता है, तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। उसी से हमको पता चलेगा कि वो रेट क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, किस रेट पे डिपेंड कर रहा है। सो ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में परफॉर्म हो रहा है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अकरिंग इन मल्टीपल स्टेप, तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है, जो स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सबसे धीमा प्रोसेस होगा वही हमको वो रेट बताएगा कि किस रेट से हमारा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, एंड द ओवरऑल रिएक्शन रेट डिपेंड्स मेनली ऑन दिस, मतलब पूरा रिएक्शन वो उस पर्टिकुलर स्टेप पे ही डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई ग्राफ है, आपने यहाँ से प्रोडक्ट स्टार्ट किया, दो स्टेप पे प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये पहला स्टेप है, ठीक है, और ये स्लो चल रहा है, फर्स्ट स्टेप, ये स्लो प्रोसेस शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और ये आपका क्या हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। इनके बीच का क्या है, ई एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है जो सबसे धीमा चल रहा है उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में, ये उस रिएक्शन का रेट बताएगा, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होता है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। What is an energy barrier and explain with a diagram। एनर्जी बैरियर क्या होती है? एनर्जी बैरियर आपके एक मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए या एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी हम भी बोल सकते हैं, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको नीड होता है। सो द एनर्जी बैरियर इज द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी EA activation energy which is required by the reactant to convert into the product, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ देखें, ठीक है, जैसे ये आप ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट से हमको प्रोडक्ट तक आना है, इतनी एनर्जी तो चाहिए, मतलब यहाँ से आपका ये एक्टिवेशन एनर्जी तो लग रहा है, पर ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी EA एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट,
यही हमारा एनर्जी बैरियर कहलाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा जाता है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी, और ये आपका अल्टरनेट लार्जर पाथ। देखा जाए तो अगर हम इस पाथ से जाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट वो जल्दी बन जाता है, लेकिन हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है तो इसलिए हम ये नेगेटिव कैटेलिस्ट में काउंट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। वही अमोनिया वाला आ गया। ठीक है, अमोनिया आपके प्लैटिनम कैटेलिस्ट पे कैसा हो गया, तो डिटरमाइन द ऑर्डर एंड रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, हमको इसका ऑर्डर निकालना है और रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सेम इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है, सो अमोनिया क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है आपके प्लैटिनम सरफेस में एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब मैं उस टाइम पे भी डिस्कस की थी, जब आपका जो प्लैटिनम जो सरफेस है वो सैचुरेट हो जाता है, मतलब जितना उसका एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है वहाँ पे ऑलरेडी अमोनियम एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब उसके पास एक्टिव साइट्स ही नहीं बचते। ठीक है, फॉर द NH3। तो किस रेट से जा रहा है और कितना कंसंट्रेशन और चाहिए वो डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, सो दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द प्लैटिनम। ये रिएक्शन क्या है, ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया बता रहा है प्लैटिनम सरफेस पे एट हाई टेम्परेचर, और जो प्लैटिनम है वो सरफेस क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, NH3 मतलब पूरा एक्यूमुलेट हो जा रहा है, और इसलिए जो रेट है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में, मतलब अमोनिया के कंसंट्रेशन में। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। और सिंपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारा रेट कांस्टेंट क्या होता है, K, जीरो होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। ये वाला इजी है, सबको फॉर्मूला पता होगा हाफ लाइफ का। ठीक है, सो कैलकुलेट द हाफ लाइफ फ्रॉम द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हमको यहाँ पे कुछ दिया गया है आपका रेट कांस्टेंट, हमको इसका हाफ लाइफ पीरियड। तो हमको पता है कि हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे जो K की रेट कांस्टेंट की वैल्यूज दी गई है उसको आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्या है, 200 सेकेंड इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ये 200 K, हम K की वैल्यू हमको दी हुई है रेट कांस्टेंट की, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब 0.693 अपॉन 200। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर आएगा, 0.00345 सेकेंड। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली हमको इसका 2 मिनट का भी रेट कांस्टेंट जो दिया हुआ है, यहाँ पे अब के जहाँ पे हमने ये सेकेंड की वैल्यू पुट की थी, अब वहाँ पे हम मिनट की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सेम रहेगा, सेम T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो ये क्या हो गया, 0.693। अब यहाँ पे K की वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, 2 मिनट्स, तो हमने क्या कर दिया 2। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 0.3465 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हम हाफ लाइफ पीरियड का निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। एक्सप्लेन हाइड्रेट आइसोमेरिज विथ एन एग्जाम्पल। जल योजन समावयता उदाहरण सहित समझाइए। हाइड्रेट आइसोमेरिज में क्या हो जाता है, अगर हम हाइड्रेट पे ही फोकस करें तो जहाँ पे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो। ठीक है, तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज में क्या होते हैं, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या है प्रेजेंट हो, चाहे वो स्फीयर के अंदर चाहे वो स्फीयर के बाहर, अगर उनके अरेंजमेंट के ऊपर भी उसके आइसोमेरिज्म डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्फीयर के अंदर या बाहर डिफरेंटली। अब उसकी जो प्लेसमेंट होती है, अरेंजमेंट होती है, उसके कारण उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज आ जाता है, प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, अलग देती है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, देखिए यहाँ पे जैसे आपका CR हेक्सा
एक्वाक्रोमेट में देखो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, स्फीयर के अंदर है। अब स्फीयर के अंदर वाटर का अरेंजमेंट है तो वो कैसा कलर दे रहा है आपको, कैसा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कलर कैसा दे रहा है, वायलेट कलर दे रहा है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखें तो देखो एक वाटर मॉलिक्यूल्स हमारा क्या है, बाहर है और एक अंदर है, तो अब ये क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर। तो हम बोल सकते हैं अगर ये फर्स्ट में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है सारे वाटर मॉलिक्यूल्स और सेकंड वाले में एक क्लोरीन के साथ है बाकी एक बाहर है, तो जो वाटर का जो अरेंजमेंट होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्फीयर के अंदर या बाहर वो अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, now let's discuss the next one.